बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, चाणक्य का बिहार, महात्मा बुद्ध का बिहार और महावीर का बिहार। सदियों से बिहार अपनी सोच, समझ और बदलाव के लिए जाना जाता है। उसी बिहार की ज़मीन पे, उसी बिहार की धरती पर एक नई सोच का नाम आईपीएस विकास वैभव है, क्योंकि उनकी सोच में सकारात्मकता है, वो पॉजिटिविटी जो बिहार को बदलने की बात कहता है, वो सोच जो बताता है कि कैसे बिहारी शब्द पर गर्व किया जा सकता है। आईपीएस विकास वैभव नाम में भले ही पुलिस अफसर का नाम हो, लेकिन दिल से वो कवि हैं, इतिहासकार हैं। इसका साफ मतलब है कि दिल से बहुत ही सॉफ्ट है। विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो बिहार की सकारात्मकता को दिखाने के लिए काफ़ी है। वो बताते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बिहार का नाम बदला जा सकता है, बिहार की सोच को बदला जा सकता है, युवाओं की सोच को बदल करके कैसे मुख्य दिशा में आगे ला करके बिहार की पहचान को और गौरवान्वित बनाया जा सकता है। सर, आपका सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे शो में। और लेट्स इंस्पायर बिहार सर, और उसके बाद बिहारी जैसा शब्द जो कई राज्यों में, कई जगहों पर एक गाली की तरह से, तो लेट्स इंस्पायर बिहार और बिहारी। सर, बिहारी को कैसे, क्या करना पड़ेगा सर कि उसको उस पर गर्व होना? देखिए, आज के डेट में यदि हम लोग बात करते हैं और सोचते हैं कहाँ जाना चाहिए, कई बार मन में फीलिंग आती है कि यूरोप घूमने चलते हैं, है ना। और यदि हम सोचते हैं कि यूरोप आज क्यों जाना चाहते हैं, तो आज जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी देखना पसंद करेंगे। कोई रोम जाना चाहता है, कोई ग्रीस जाना चाहता है। लेकिन जिस समय की चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं, उस समय की यदि बात करें तो उस समय जो ग्रीस में लोग रहते थे या रोम में लोग रहते थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं बिहार बसा हुआ था। आप यदि मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ेंगे, उसके फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, मतलब पूरी किताब अभी नहीं है, लेकिन फ्रैगमेंट्स में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसमें सोने की चिड़िया की बात वहीं से आती है। और बहुत सारी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आज के बिहार से मैच करती हैं। पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग वहीं से जानते हैं, और तब लगता है कि तब ऐसा बिहार था या ऐसा अपना देश था जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। आज हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर एक बड़ा गैप कैसे आया, एक बड़ा प्रश्न है। वह इतिहास, विध्वंस का भी इतिहास है, निर्माण का भी इतिहास है, लेकिन साथ साथ इस विषय पर चिंतन का भी आज समय है कि यदि तब ऐसे थे तो आज पिछड़ क्यों गए। और बिहारी शब्द जब सुनते हैं कि गाली बन गया है, या जब सुनते हैं कि बिल्कुल अपमान सूचक हो गया है, तो मन में पीड़ा अवश्य होती है, लेकिन एक आशा जरूर तब जागृत होती है जब सोचते हैं कि ये व्यक्ति उसी बिहार का है जिसने तब वैसा सिद्ध किया था। और आज यदि इसको जागृत हमने कर दिया तो आज भले भटका हुआ सा हो, दिग्भ्रमित सा हो, लेकिन बस जागने की आवश्यकता है। क्षमता तो आज भी वही है, और इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है बिहार में आत्मा को झकझोरने का, इसको वापस अपने स्वत्व के बोध को कराने का, ताकि पुनः स्थापित होकर देश को एक नई दिशा दे सके। सर, ये जो नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, बड़ा यूनिक सा नाम है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा सर और सुना इसको, तो लगा कि यार वाकई लेट्स इंस्पायर बिहार, हम भी उसी बिहार की ज़मीन से आते हैं, उसी धरती से आते हैं। और मैं तो खुद एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ जो नक्सलवाद का बहुत बड़ा पीड़ित डिस्ट्रिक्ट रहा है, जहानाबाद से मैं आता हूँ सर। मैंने आपके बारे में पढ़ा सर, तो ये जो नाम लेट्स इंस्पायर बिहार, ये कहाँ से ये सोच आई सर आपके अंदर? देखिए, बिहार को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, सब कुछ है। इतिहास भी बड़ा समृद्ध रहा है, वर्तमान में भी सारे फैक्टर्स हैं जो उसको महान बना सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी एक जागरूकता की है, कमी न कमी एक बोध की है। और इसीलिए लेट्स इंस्पायर, मतलब तुम्हारे पास चीज़ें हैं। जैसे हम लोग याद करते हैं कि हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ थी जी, लंका तक लांघ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भूल चुके थे। तो बिहार की स्थिति भी कुछ वैसे ही हो गई। हमने इतिहास में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिनको देखकर आज पूरा देश क्या, पूरा विश्व भी गौरवान्वित होता है। लेकिन आज यदि हम बात करते हैं तो आज हम भटके हुए से हैं। जिस बिहार में जातियों से हम ऊपर प्राचीन काल में उठकर निर्णय ले रहे थे, उसमें जातिवाद में ऐसे ग्रसित हैं कि दो व्यक्ति मिलते भी हैं तो पहली बात यही मन में आती है कि व्यक्ति किस जाति का है। तो एक पतन जिसको कहा जा सकता है, वैचारिक पतन। आपने नाम लिए भगवान बुद्ध का, महावीर का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का, उससे और पीछे यदि हम जाएंगे, हम याद करेंगे याज्ञवल्क्य को, जनक को। उसी बिहार के सब वैसे विभूति थे जो इंटेलेक्चुअल्स थे जी। और अपने समय में मानव की जो सोच की एक विधि होती है उसको उन्होंने नई परिभाषा दी।
आप देखेंगे यदि वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों को आप पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में क्या हासिल होना चाहिए उसके लिए प्रार्थना है, व्यक्ति का जीवन कितना सुखी होना चाहिए उसके लिए प्रार्थना है, समाज के लिए प्रार्थना है, राष्ट्र के लिए प्रार्थना है, और एक रहस्य भी है। रहस्य ये है कि भाई जो चीज़ें बनी, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और इसका कहीं ना कहीं उत्तर उसमें नहीं मिलता हुआ पाता। और हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान कोई होगा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, लेकिन नासदीय सूक्त को पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आता है कि जिन्होंने रचना की क्या वो भी जानते हैं या नहीं जानते हैं। और जो उपनिषद की ओर आते हैं तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस रूप में पाते हैं कि व्यक्ति कहता है कि मैं ही वह परम तत्व का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा हूँ। जो 4 महावाक्य हैं ये बिहार की धरती की देन है, जो एक बिल्कुल ही नया डेफिनेशन, जिसमें पहले आप देख रहे थे कहीं और आप देवताओं को आमंत्रित कर रहे थे यज्ञ भूमि पर, और यहाँ जो चिंतन करते हैं और पाते हैं कि वो सारी शक्ति तो मेरे अंदर समाहित है। तो यहाँ से पूरे विश्व को एक नई दिशा आप कह सकते हैं मिली, मानव और मानव के बीच के जो संबंधों हैं उसको समझने की, मानव और मानव के बीच में जो भेद हैं उसको किस प्रकार से मिटा सकते हैं, उसके आगे जा सकते हैं, इसको समझने की। और जो स्त्री पुरुष के जो विचार थे, माना जाता था कि स्त्री घर के अंदर बंद रहती हैं, लेकिन उपनिषदों को जब पढ़ेंगे तो पाएंगे स्त्री का एक अलग रूप हमारी संस्कृति में बिहार से उत्पन्न होता है। जब गार्गी को हम पाते हैं जी। कि भरी सभा में सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दे रही होती है, जब मैत्रेयी को पाते हैं जिन्हें केवल घरेलू चीज़ों से संतुष्टि नहीं मिलती, वो आत्मीय ज्ञान की बात करते हैं, तो एक नई दिशा हम लोग विश्व को देने लगे। और अब देखेंगे उसके बाद जो भी बिहार में हुआ तो कुछ ना कुछ हम नया कर रहे थे। एक तरफ जहाँ सभी तरफ सत्ताएं बन रही थी उसके लिए संघर्ष हो रहा था, नियम बनाए जा रहे थे कि कौन सा ज्येष्ठ पुत्र होगा वही अगला उत्तराधिकारी होगा, लेकिन बिहार में इसके अलग हम बात कर रहे थे कि कोई भी शासक हो सकता है, और प्रमाण है कि किसी जाति का हो सकता है। मगध प्रमाण है, वैशाली प्रमाण है, अनेक प्रमाण मिलते हैं। और आचार्य चाणक्य को भी देखें तो उनकी जो बुद्धि है अगर ऐसी रही होती कि केवल अपने जाति के युवक को हम खोजें तो चंद्रगुप्त महान कहाँ मिलते। तो बिहार अपने समय से आगे सोच रही थी, और इसलिए अब देखेंगे भारत के पूरे इतिहास को हमने लीड किया है विचारों के साथ। जितने भी नए विचार आए बिहार से आए, और कहीं ना कहीं उसमें जाकर आगे ब्रेक लग गया। और ब्रेक क्यों लगा, इसमें हम कह सकते हैं कि आक्रमणकारी आए, कहीं ना कहीं जब भी कुछ हम पीछे जाते हैं उसके कारण बाहरी नहीं होते, बाहरी होते हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ चल रहा होता है, उसी के कारण हमारा पतन होता है। आज यदि बिहार पीछे है तो कारण बाहरी नहीं है। बिहार के लोग तो जाकर आज नोएडा में हम लोग बात करें, इस भवन को बिहार के लोगों ने नहीं बनाया होगा, बड़ी भूमिका रही होगी। देश में जो भी निर्माण चल रहा है उसमें बिहार का बड़ा अग्रणी योगदान है। लेकिन अपने बिहार की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि जो भी थोड़ा टैलेंटेड है बाहर चला जा रहा है, और जो टैलेंटेड नहीं है वो भी बड़ी संख्या में बाहर चला जा रहा है। ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका समाधान कहीं ना कहीं तो करना होगा। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 की, और यदि बिहार विकसित नहीं हुआ, एक बड़ी पहेली बनकर रह गया जिसमें छोटे से रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता रही, तो कहाँ विकसित भारत होगा। और चैलेंज इतना कठिन है। अभी मैं जितनी सभाएं कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, एक संदेश बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले पर कैपिटा इनकम की रिपोर्ट आई थी। सिक्किम का व्यक्ति 48,000 प्रति माह, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति 38,000, तेलंगाना में रहने वाला व्यक्ति 29,000, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में रहने वाला व्यक्ति औसत महीने के 23,000 कमाता है। लेकिन बिहार में रहने वाला व्यक्ति सबसे नीचे, झारखंड से भी पीछे, केवल 5,028 रुपये प्रति माह कमाता है। और इसको जनसंख्या के हिसाब से आप देखें तो जनसंख्या में छोटे राज्य हैं उनकी आय अधिक है। बिहार में तो 14 करोड़ लोग हैं, और 14 करोड़ में 9 करोड़ की आयु आज 30 साल से कम है। और 2047 को सोचकर हम चलते हैं और सोचते हैं कि 9 करोड़ लोगों को कैसे हम रोजगार दें, तो सबसे पहले तो बात आर्थिक विकास होना चाहिए, तभी तो हम देंगे। अच्छी बात यह है कि पिछले वर्ष बिहार वॉज डेवलपिंग एट 14.5%, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अचंभा हो सकता है। तो 5% ग्रोथ तो बहुत अच्छा माना जाता है। 14.5 तो कोई भी अर्थशास्त्री कहेगा ये तो चमत्कार है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बट हम कितने लो बेस पर हैं कि जहाँ थोड़ा डेवलपमेंट हो जा रहा है उसकी परसेंटेज इतनी हो जा रही है। इससे आप समझेंगे कि यदि हम 15% से भी बढ़े तो भी हमारा पर कैपिटा इनकम तो कुछ नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम 5 साल बाद आज 5,000 है, 10,000 हो जाएगा। तब भी हम बहुत पीछे। और 10 साल 2035 में भी यदि 15% से बढ़ते हैं, 15% बढ़ना तो अपने आप में बहुत कठिन है। मान लीजिए कि हम बढ़े तो भी हम पहुँचते हैं केवल 20,000 तक, जहाँ आज भी अनेक भारत के राज्य, तब तक बाकी के राज्य भी बहुत ऊपर, कितने आगे होंगे आप सोचिए। और इसका मतलब क्या हुआ, आज यदि बिहार में एक व्यक्ति को अवसर है 5,000 कमाने का, और दिल्ली जाकर अवसर है 38,000 कमा सकता है,
व्यक्ति कहाँ जाना पसंद करेगा? निश्चित सी बात है, घर छोड़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन अर्थव्यवस्था की ऐसी उसकी व्यवस्था है कि उसके कारण उसको घर छोड़ना भी पड़ता है, परिवार से भी नाता टूटता है और एक दिग्भ्रम की स्थिति उसमें उसका पूरा जीवन बीतता चला जाता है। और बाहर जाकर जब पाता है कि बिहारी शब्द एक गाली बन चुका है, तो अपने पूरे जीवन में उसके मन में एक हीन भावना जन्म लेती है, जो कि उससे बिल्कुल विपरीत है जो वो पहले था। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग बात कर रहे हैं उद्यमिता की क्रांति की। सृजन की भूमि बिहार रही है, नए विचारों की भूमि बिहार रही है, आज क्यों नहीं हो सकती? आवश्यकता है एक वैसे वातावरण के निर्माण की, कुछ लोग जो मेंटर कर सकते हैं उनको अपने दायित्वों को ग्रहण करने की और एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए जिसमें स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में सफल हों। शिक्षा का विकास उस प्रकार से हो कि व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, शिक्षित हो, स्किल्ड हो, और उसको इस प्रकार से हम ट्रेन कर सकें ताकि अपने लिए रोजगार का भी सृजन कर सकें। बड़ी क्रांति ऐसे ही आएगी। केवल यदि हम सोचेंगे कि पॉलिटिकली कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, नए नेता आ जाएंगे, उससे बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, लेकिन उससे अब तो मैंने ये बता दिया आपको कि 10 साल भी यदि हम 15% का ग्रोथ रेट लाते हैं तो भी पर कैपिटा इनकम बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए एक बड़ी क्रांति तब होगी जब गांव-गांव से अलग अलग क्षेत्रों से कुछ नया सृजन होगा, नए स्टार्टअप्स निकलेंगे जो जॉब्स क्रिएट करेंगे बिहार में, ताकि लोगों को हम वहीं पर जॉब दे सकें। तभी तो एक बड़ा जंप हम ले सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो हमारे अधिकांश यूथ न सोच रहे हैं, न इसकी चर्चा हो रही है, ना समझ रहे हैं, और न समझ रहे हैं। सर मैं पूरे बिहार को मैं भी देख रहा था और आपने बहुत अच्छी चर्चा शुरुआत की सर कि क्या कारण है। अब सर हम बात कर रहे हैं सर पतन, जो आपने इतिहास बताया, समृद्धशाली इतिहास से अचानक इस तरह का पतन, कारण क्या हो सकता है सर? शिक्षा? देखिए, शिक्षा तो एक कारण निश्चित रूप से है। किसी भी संस्कृति के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, होता है ना, जब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो उसका एक समय के बाद पतन भी होता है। लेकिन यदि चीज़ें बहुत सस्टेन्ड हो, व्यक्ति समझ जाए कि हमारा पतन होने जा रहा है तो वो सचेत हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें सचेत होने का अवसर नहीं मिला और चीज़ें बढ़ती गई। आज जनसंख्या एक बड़ी चुनौती हो गई। तो जो वैचारिक स्तर था उपनिषदों का, या बौद्ध धर्म की बात कर लीजिए, जैन धर्म की बात कर लीजिए, तो इसमें कहीं भी भेदभाव की बात नहीं है। एक अलग सोच लेकर हम लोग मानव जाति को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज यदि बिहार के किसी भी अखबार को भी आप उठा के पढ़ेंगे, किसी मीडिया चैनल को देखेंगे, तो पहली बात ये होगी, अगर जिला नवादा है तो बताएगा इस जाति कितने लोग हैं, इस जाति की बहुलता इस जिले में है। हाँ, इसी तो बिहार नेताओं को बनाने की फैक्ट्री हो गई है, लेबर को बनाने की फैक्ट्री हो गई है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाले उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं। जबकि सबसे अधिक आवश्यकता आज बिहार में ऐसे लोगों की है जो इस बारे में बात करें कि बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है। यदि प्राचीन समय की बात करेंगे तो आप पाएंगे चंपा को बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा। और क्यों कहा होगा? सीधी सी बात, आज हम लोग नगरों की बात करते हैं, तो चंपा मतलब आज का भागलपुर, तो कुछ तो बात रही होगी। और मैंने भी जब भागलपुर मेरी पोस्टिंग रही, घूमता था, तो मैंने पाया कि चंपा के पास एक बंदरगाह के भी अवशेष हैं, जो कभी ताम्रलिप्ति जहाज आया करते थे समुद्र किनारे, वहाँ से नदी मार्ग से आया करते थे और यहाँ से सड़क मार्ग से जाते थे। तो ऐसी ही उसकी समृद्धि रही होगी, जिसके कारण बौद्ध ग्रंथों ने उसको पहला नगर भी कहा। और भगवान बुद्ध भी जब परिनिर्वाण ले रहे थे तो उनके शिष्य आनंद ने कहा, क्यों ना हम लोग चंपा में रहते या राजगीर में रहते, इतने छोटे से जगह पर क्यों है। ये बताता है हम लोग क्या थे। लेकिन उसमें चंपा का ऐसा प्रभाव था कि वियतनाम से जब लोग आते होंगे वो भी संस्कृति को देखते थे। और वियतनाम यदि आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे 2nd सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक वियतनाम का नाम चंपा था। तो आप समझ सकते हैं लिंक्स किस प्रकार से हैं। लोग आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन संदेश क्या है कि बिहार उद्यमिता की भूमि थी, नए व्यवसाय, वाणिज्य, इन चीज़ों में अग्रणी थे और इस प्रकार से थे कि पूरे विश्व को भी प्रभावित कर रहे थे। तभी तो हम बात करते हैं, जैसे इंडियन कॉटन की बात होती है, सिल्क या स्पाइसेस की बात होती है, बहुत यूएस में बात किया करते थे। तो बिहार की उसमें बड़ी भूमिका रही है। अब भगवान बुद्ध की कहानियों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे श्रेष्ठी थे जो सोने के सिक्के बिछाकर उस जमीन को खरीदने का सामर्थ्य रखते थे जहाँ सभाएं हुई। तो ये बताता है कितना शक्तिशाली हमारा साम्राज्य रहा होगा, या उस प्रकार के हमारे व्यवसायी रहे होंगे, इसमें इस प्रकार की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। पतन हुआ, पतन में कहीं ना कहीं हम लोग वैचारिक उस रूप में हो गए कि आपस संघर्ष करने लगे। सभ्यताएं जब बढ़ती हैं इसलिए बढ़ती हैं कि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हुए आगे चलते हैं, समय के आगे सोचते हैं, और जब पीछे देखने लगते हैं तो हमारा फिर पतन हो जाता है। तो सर सब कुछ जब पता है कि पतन इस वजह से हुआ, तो निर्माण भी तो मनुष्य के हाथ में है। सर चाणक्य को हमने पढ़ा, उन्होंने कहा कि पतन और निर्माण दोनों शिक्षक के हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में होता है। क्यों नहीं निर्माण कर पा रहे हैं? देखिए, संगठन करना होगा लोगों का,
जो सकारात्मक हैं और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठ के सोचें। लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे कर ऐसे लोगों को जोड़ने का। क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती। तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छे विचारों के साथ समाज को मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे, चीज़ें बदलेंगे। तुरंत नहीं बदलती, तो इतने ऐसे तत्व हैं जो इतने अपने स्वार्थों को लेकर बैठे हुए हैं, तो आपको जल्दी जो इनर्शिया है वो जल्दी हिलने नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी सकारात्मकता की, तो कब चीज़ें बदल गई पता भी नहीं चलेगा। यही इतिहास ने भी हमेशा देखा है। आचार्य चाणक्य जब सोच रहे होंगे कि भाई पूरे देश को एक करना है, तो बेचारे तक्षशिला के एक कोने में गुरुकुल में बैठकर सोच रहे होंगे, और तब देश इतना विशाल था, न रोड थे, न ऐसी टेक्नोलॉजी थी। अब सोचिए कितना कठिन रहा होगा उस समय एकीकृत करना पूरे भारत को। लेकिन एक व्यक्ति के मन में विचार आया, बड़ा शुद्ध विचार था, उसको कोई स्वार्थ नहीं था, और चलते चले। ईश्वर ने शक्ति दी, उनके अपने जीवन काल में भारत एक हुआ, और उतना बड़ा साम्राज्य आज भी भारत का नहीं है किसी के पास। लेकिन ये बताता है कि यदि व्यक्ति का संकल्प सुदृढ़ हो, मन में भाव निस्वार्थ हो, बड़े से बड़ा परिवर्तन भी संभव है। तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है, बगहा में एसपी था, रोहतास में था, तो अपराध या उग्रवाद की बात करें तो लोग मानते थे कि संभव नहीं है यहाँ से समाप्त हो। अंग्रेजों तक ने बगहा के उस DRA के बारे में लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। लोगों से बात करते थे, लोग कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, यहाँ तो अपराध रक्त बीज की भांति है, आप एक मिटाएंगे दूसरा पनपेगा। लेकिन उस बगहा में आज अपराध समाप्त हो चुका है, क्योंकि लोगों से हम लोगों ने उसी इतिहास को सहारा बनाकर एक अलग दृष्टि के साथ बात करनी शुरू की और कहना शुरू किया कि आप कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, तो याद कीजिए यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि की बड़ी वैसी भूमि है जो परिवर्तन की साक्षी है। और जब इन बातों के साथ हम लोग डकैतों से बात करने लगे, उसका बड़ा आश्चर्यजनक असर हुआ। 26 गिरोहों ने सरेंडर किया, और संख्या किडनैपिंग की 150 प्रति वर्ष हुआ करती थी, शून्य पर आ गए। और इसी प्रकार का प्रयोग रोहतास में भी हुआ। रोहतास में भी वहाँ भी आदिवासी थे जो पहाड़ों पर थे, और पहली बार जब मैं गया था तो मैंने देखा सब पुलिस से बड़े कटे हुए हैं, गांव के गांव लोग छोड़कर भाग जाया करते थे, क्योंकि ऐसा पुलिस की छवि बनी हुई थी जिससे बच्चे भी डरते थे। उस पर भी गोलियां चली। लेकिन जब हम लोगों ने कैंप करना शुरू किया, लोगों से बात करने का प्रयास किया, तो मैंने यही पाया कि एक एक आदिवासी अपने पूर्वजों के बारे में बड़े अच्छे भाव रखते हैं, और उनके मन में इस बात का गर्व है कि उनके पूर्वजों ने ही कभी रोहतास किले को स्थापित किया था, वो भी तब उस पहाड़ी के ऊपर जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस भाव को हम लोगों ने जब चिन्हित किया, उस पर केंद्रित करके प्रयास करना प्रारंभ किया, तो सोन महोत्सव नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसमें हम यही कहने लगे कि आपके पूर्वज यदि इतने यशस्वी थे तो आपने क्या कमी है, क्यों इस क्षेत्र में ऐसा संघर्ष चल रहा है जिससे सामान्य लोग तो छोड़ दीजिए, अपने जिले के भी जो लोग आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पा रहे। और इस बात को लेकर धीरे धीरे हम लोगों ने कहा कि इसमें पर्यटन की बड़ी संभावना है। रोहतास किला अपने आप में एक प्रतीक है उन पूर्वजों का, और इसको हमने फिर से उसके गरिमा को वापस बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और टूरिस्ट गाइड बनने के लिए हम लोगों ने युवकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। उस समय लोग हंसते थे, कहते थे क्या कर रहे हैं, जहाँ इतना उग्रवाद है, जहाँ लोग जाने में डरते हैं। 2002 में DFO शहीद हुए, 6 में DSP शहीद हुए, वहाँ पर आप पर्यटन की बात करते हैं। और तब भी मैंने कहा था कि मैं आगे की सोचता हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है कि क्षेत्र बदलेगा। और बहुत कम समय में ऐसा हुआ कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और उन्हीं उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। स्थिति आज ऐसी है कि 24 घंटे आज तिरंगा लहराता है। हाँ, वो उसकी शुरुआत आपने जी हाँ 2009 को हम लोगों ने किया था, उस समय बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन आज उस क्षेत्र में शांति है। तो 2 जिलों को तो मैं देख चुका हूँ जिसमें परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, अब जाकर खुद अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए बिहार में जो आज हम लोग बात कर रहे हैं पलायन की, मैं तो देख रहा हूँ कि स्टार्टअप्स की अगर क्रांति आ गई बिहार में, तो अब देखेंगे कुछ समय के बाद लोग बिहार रोजगार लेने आएंगे, लेकिन उस भाव को जगाना होगा। आज कठिनाई अवश्य लगती होगी कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ बीजारोपण हम लोग कर रहे हैं। आज 2,10,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इस अभियान के साथ जुड़े हैं, संगठन अनेक जुड़े हैं, लाखों तक संदेश हमारे जा रहे हैं, आपके माध्यम से भी जाते हैं, और लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं कि हो क्या रहा बिहार में। इससे पहले तक कोई बिहार में स्टार्टअप्स की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन जब से अभियान शुरू हुआ, आप देखेंगे हर जिले में आज लड़के स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। अभी लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टार्टअप्स होते क्या, और अब कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब बिहारी कुछ समझता है तो बिल्कुल उसमें नई रचना करता है, रम जाता है। अभी हम लोग तो एक छोटा सा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2028 तक इस अभियान में केवल 5 स्टार्टअप हर जिले में ऐसे लगाओ जो 100 लोगों को रोजगार देते हैं। 350 से अधिक स्टार्टअप हमारे साथ आज चल रहे हैं।
अभी आपके साथ बैठा हूँ, इसी महीने 22 को अहमदाबाद में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट। बिहार के लोगों को हमने केवल बिहार में नहीं जोड़ा, दिल्ली में, नोएडा में, हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, 15 देशों में ऐसे सभी लोग जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इस भाव के साथ जोड़ा कि अपने ज़िले में जो यूथ है उनका मेंटोर कीजिए। यदि उनको शिक्षा के लिए आप कुछ मदद कर सकते हैं तो अपने विद्यालय को आप ग्रहण कीजिए कि भाई मेरा विद्यालय है, मैं इसमें जो भी कर सकता हूँ करूँ। और यदि आप स्टार्टअप्स जो हमारे यूथ लगाना चाहते हैं उनको आप कुछ किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं तो निश्चित करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें बड़ी सफलता इस रूप में मिल रही है कि जो यूथ हमारे मार्गदर्शन चाहते हैं, आज उनके पास ऐसे लोग हैं जो उनको मार्गदर्शित कर सकते हैं, उनके अपने ज़िले के हैं, जो बीच में गर्मी की छुट्टियों में भी जाते हैं, यदि कोई विदेश में रहा तो वो भी आते हैं, और दे हैव कंटिन्यूअस कनेक्ट। इस नेटवर्क को हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क बन रहा है, चीज़ों में कुछ समय लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब चीज़ें चलने लगेंगी तो अपने आप वो रिजल्ट दिखने लगेगा। आप बदलाव की बात कर रहे थे सर, और बिहार बदलाव की भूमि रही है। आपने बगहा और रोहतास 2 जिलों का जिक्र भी किया जहां आपको आपके सकारात्मक सोच के कारण परिणाम भी देखने को मिले। अब जब बिहार में एक बार फिर से लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए बदलाव की बात की जा रही है, तो कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं सर इसको, या फिर हो जाएगा कुछ वर्षों में? चीज़ें बदलेंगी। देखिए, उसमें राजनीति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉलिटिक्स में कैसे लोग आएंगे, नीति निर्धारण कैसे करेंगे। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, निस्वार्थ ईमानदार लोग आने चाहिए, लेकिन वर्तमान में बिहार की जो पृष्ठभूमि है इसमें राजनीति में अच्छे लोगों के आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हम खंड खंड में समाज में बटे हुए हैं। यदि किसी राजनीतिक दल को कोई उम्मीदवार चुनना हो तो इसी आधार पर चुनेंगे कि उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है या नहीं। सच्चाई सी बात है, कोई ऐसा उम्मीदवार तो चुनेगा नहीं जो चुनाव हार जाए, अस्तित्व की बात है। लेकिन बिहार में यदि किसी व्यक्ति के पास विकल्प हो वोट देने का, और 2 विकल्प उसको प्रस्तुत किया जाए, पहला जो योग्य है, ईमानदार भी है लेकिन उसकी जाति का नहीं है, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो अयोग्य है, भ्रष्टाचारी सिद्ध है लेकिन उसकी जाति का है, तो एक आम व्यक्ति आंख मूंद कर उसी को वोट देगा जो उसकी जाति का है जी। और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज भी जब कैंडिडेट चुनेंगे तो ये नहीं देखेंगे कैंडिडेट हमारे योग्य हैं या अयोग्य है, सीधी सी बात देखेंगे वही जीत सकते हैं कि नहीं, और सीधी सी बात जाति पे आते हैं। और ये स्थिति ने बिहार में ऐसी दुर्गति कर दी है कि अच्छे लोग राजनीति में आ सकें, लीड कर सकें, इसकी संभावना बहुत कम हो गई। और ये तभी संभव है जब एक बड़ी सामाजिक अभियान से जागरूकता आए कि बिहार को यदि आगे बढ़ाना है तो इस भाव से ऊपर उठना होगा। जब हम किसी हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि भाई डॉक्टर किस जाति का है, हम तो ये देखते हैं ना कितना बड़ा स्पेशलिस्ट है। और बिहार को आगे बढ़ाने में यदि हम सोचने लगे केवल कि व्यक्ति किस जाति का है तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। तो विजन और बिहार का इतिहास साक्षी रहा है, बिहार ऐसा नहीं था। बिहार को ऐसा हम लोगों ने अपने स्वार्थों में कुछ लोगों ने बना दिया है। बिहार के लोग समय से आगे सोचते थे, ये इतिहास सिद्ध करता है। इसीलिए मैं बार बार बिहार के इतिहास पर आ रहा हूँ कि यही बिहार था जिसने चंद्रगुप्त महान को उत्पन्न किया, जिस समय किसी पूरे विश्व में ऐसी कल्पना नहीं हो सकती थी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए नंदवंश की बात करें, कि निम्न वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी शासक हो सकता है। बिहार ने सदैव अपवाद प्रस्तुत किए, इसीलिए वैशाली स्थापित हुई। तो आज यदि हम फिर से नए अपवाद प्रस्तुत करने लगे तो अब देखेंगे पूरे देश में बड़ी क्रांति आएगी, बदलाव आएगा। लेकिन आवश्यकता क्या है, हर व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उससे हम भेद ना करते हुए शिक्षित उसको करने का पूरा प्रयास करें और उसको रोजगार मिले, इसके उसको स्किल्ड बनाने का प्रयास करें। और जब इस व्यापक स्तर पर 14 करोड़ में 9 करोड़ जो 30 साल से कम है, उनको कैसे हम रोजगार दे सकेंगे बिना भेदभाव के बिहार में, इस पर हम चिंतन करेंगे, प्रयास करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। फिर आप देखेंगे इस प्रकार से हम लड़ते हुए नहीं रहेंगे। लेकिन यदि कुछ लोग केवल अपने स्वार्थों में लोगों को लड़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो हमें लोगों को सचेत करना होगा कि आप भाई इसमें आप इन चीज़ों में आप उलझ मत जाओ, आप आगे सोचो। क्योंकि मान लीजिए जैसे आज के यूथ में आप क्या देखेंगे, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, पिछले साल भी तो लोग बात करते हुए मेरी जाति के कितने लोगों को टिकट मिला, मेरी जाति के कितने मंत्री बने। अरे भाई 100% भी टिकट मिल जाए आपकी जाति को, सारे मंत्री आपकी जाति के बना दिए जाएं, इससे आपका क्या लाभ, जब तक कि ऐसा व्यक्ति वहाँ ना हो जो बिहार को आगे ले जाए। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये बात बहुत स्पष्टता के साथ हमारे यूथ को समझना होगा कि जब तक हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे भला किसी का नहीं होने वाला। स्थिति ऐसी विकराल रूप लिए हुए है कि 10 सालों तक 15% से भी बढ़े तो भी पलायन नहीं रुकेगा। सर, आप पर कभी जाति का दबाव नहीं आया सर? आप भी तो किसी जाति से हैं, कहीं आप भी किसी कुल में पैदा लिए, और आप पर भी तो प्रेशर आता होगा, आपको भी तो लोग कहते होंगे अरे यार फलाना तुम्हारी जाति का बंदा कर दो, उसकी मदद कर दो। देखिए, निश्चित रूप से सीधी सी बात है, जब समाज इस प्रकार का हो कि 4 लोग मिलते हैं उसमें भी जाति उस पर हावी हो जाए जी। लेकिन मैं तो हमेशा उस रूप में देखता हूँ, वेदांत को याद करता हूँ कि बिहार वेदांत की भूमि है, और यदि मैं कुछ वास्तव में करना चाहता हूँ
कि मुझ पर जो बाह्य प्रभाव है हावी नहीं होने चाहिए। हो सकता है मैं अलग हूँ, हो सकता है लोग मुझे कुछ समय के लिए सोचेंगे तुम कोई काम का आदमी नहीं, लेकिन मैं नहीं बदलूँगा, क्योंकि मैं उस भूमि के संदेश को ग्रहण कर रहा हूँ, उसका वाहक हूँ, जिससे भूमि आगे बढ़ सकती है। किसी न किसी को दायित्व लेना होता है। अब पुलिस विभाग में जहाँ भी रहा, किसी से आप बात करेंगे तो आप पाएंगे एक बात जो हमेशा कहते होंगे कि व्यक्ति ने कभी जातिवाद नहीं किया। तो मेरे वो संस्कार में भी नहीं है, सोच में भी नहीं है। जो वेदांत को मानता हो भला कैसे होगा। और यदि और पीछे में जाता तो मैंने इतना अध्ययन भी किया है। आदि शंकराचार्य जब चले थे तो दिग्विजय यात्रा पर काशी पहुँचे थे। उनका साक्षात्कार एक चांडाल से हुआ। चांडाल समक्ष प्रस्तुत हुए तो लोग कहने लगे भाई हट जाओ। आदि शंकर ने भी कहा, लेकिन चांडाल वहीं खड़े रहे। और ऐसे में तब आदि शंकर ने जब पूछा तो वे क्यों नहीं हट रहे हो, तो उन्होंने कहा कौन हटे, शरीर या आत्मा। और तब आदि शंकराचार्य को लगा कि भाई मैं जिस वेदांत के संदेश को लेकर भ्रमण कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी मन में कहीं ना कहीं भाव था जिससे मैं भेद कर रहा था। और आज मैंने सीख लिया कि मैं इससे जब तक परे नहीं सोचूंगा। उन्होंने चांडाल को गुरु रूप में स्वीकार किया कि मेरे मन के अंदर, जबकि मैं वेदांत की संदेश को लेकर कुछ कमी थी। तो बिहार में यदि हम बात करते हैं आज, तो हमें समझना होगा कि अपने यूथ को बताना होगा कि जो महान सोच हमारी थी उससे बहुत अलग हट चुके हैं। लोग जोड़ने वाली सोच से बहुत अलग हट चुके हैं। और इसलिए मुझे लगता है संभव इसलिए है क्योंकि हम ही तो थे जो कर रहे थे। जी आज नहीं करें, हो सकता है कुछ लोग दिग्भ्रमित करेंगे, बट मैंने वही बात कही, कुछ ये सकारात्मक लोग मिलकर सही दिशा में प्रयास करेंगे, दिया दिखाएंगे सही दिशा में, निश्चित धीरे धीरे कर लोग इस तरफ बढ़ेंगे। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, मैं भी कभी बच्चा था, मैं भी कभी पढ़ने निकला या पढ़ाई करता था, तो कहा जाता है कि गांधी परिवार में कोई पैदा लिया तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ। और बिहार से जब बच्चे पढ़ाई के लिए निकलते थे तो वो आईएएस या आईपीएस या पीसीएस अफसर बनने के लिए निकलते थे। आईपीएस बनना सर आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान रहा? देखिए, आईपीएस बनना आसान तो नहीं है, बहुत कठिन परीक्षा है। और मैं भी पहले प्रयास में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में आया था। पहले प्रयास में मैंने मेंस दिया था। आईआईटी मैंने 2001 में पास आउट किया था, उसी वर्ष मैंने परीक्षा दी थी। सिलेक्शन मेरा 2002 वाली परीक्षा में हुआ। तो आसान तो नहीं कहूँगा पूरे चयन प्रक्रिया को, अलग लंबी प्रक्रिया है, 1 से 1.5 साल तैयारी करनी होती है। और यदि उस रूप में देखें मेरे लिए, तो सबसे कठिन ये था कि मेरी नौकरी जर्मनी में भी लगी थी, एक बड़ी कंपनी में लगी थी, उसको छोड़ कर आ रहा, क्योंकि मन में भाव था कि अपने समाज के लिए कुछ करूं। सारे अधिकांश मेरे मित्र आज मुख्य रूप से विदेशों में हैं। देश के अंदर बहुत कम ही लोग हैं जो आज खोजने पर कहीं कहीं मिल जाते हैं। सब बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है। अब इक्सिगो मेरे एक मित्र की है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स उन लोगों ने शुरू किए जो आज बड़े सफल हैं। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि देखो, यदि मैं भी उस समय गया रहता तो आज कहाँ रहता। लेकिन आज बिहार में जब पटना में ऑफिस में बैठकर लोगों से बात करता हूँ, मुझे लगता है मैंने इसी जीवन को चुना है। और इसलिए चुना चूँकि कॉलेज में मेरे मन में भाव था कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूँ। और मुझे आज भी बड़ा गर्व होता है कि मैंने उस समय ये निर्णय लिया, क्योंकि जब मैं बिहार आ रहा था उस समय बहुत घर में विरोध चल रहा था कि अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर क्यों पुलिस में जाना चाहते हो। तो बिहार का माहौल भी उस समय बड़ा अलग था। बिल्कुल। आप यदि बात करेंगे, याद करेंगे 2004 में कैसा माहौल था, 3 में कैसा माहौल था। जी। जातीय नरसंहार भी कुछ समय पहले तक चल रहे थे। तो अक्सर लोग कहा करते थे कि भाई तुम हमेशा जीवन भर शंटिंग में ही रहोगे, तुम्हारी कोई बढ़िया पोस्टिंग भी नहीं होगी, क्यों जाना चाहते हो। और तब मैंने कहा चलो भाई, जहाँ भी रहूँगा, यदि दिन में एक व्यक्ति का भी कुछ भला मैं कर सका तो अपने जीवन को मैं सार्थक मानूंगा। क्योंकि मुझे मानूंगा कि बिहार में जो परिस्थिति है उसको सही दिशा में बोलने में मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। आज भी जो मैं कर रहा हूँ, बहुत लोग उस पर आपत्ति भी करते हैं, क्यों कर रहे हैं, आईपीएस में है, नौकरी करते, क्या जरूरत पड़ी है शनिवार रविवार को घूमने की। अब कई लोगों की प्रतिक्रिया देखेंगे कि कहेंगे भाई पुलिस अधिकारी को ये सब करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहूँ तो पिछले लगभग 6 वर्षों से पुलिस अधिकारी के दायित्व में हूँ भी नहीं। 19 में भागलपुर से डीआईजी के रूप में हटा था और तब से लगातार कहीं न कहीं किसी अन्य दायित्व में, पिछले 2 साल से योजना परिषद में। लेकिन जो समय ईश्वर ने मुझे दिया उसका मैंने सदुपयोग करना का सदैव प्रयास किया है। और इसीलिए 2021 में जो होम डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग हुई, उससे पहले तक सैटरडे संडे को भी वैसा कहीं ना कहीं कुछ कार्य रहता था। तो सैटरडे संडे वॉज फ्री, इट वॉज छुट्टी। अब छुट्टी का उपयोग कैसे करें? आमतौर पर कोई व्यक्ति आराम करता है, कोई फिल्में देखता है जी, कोई पुस्तकें पढ़ता है। पुस्तकें पढ़ने का तो शौक मुझे भी था, ब्लॉगिंग भी लंबे समय से कर रहा था। लेकिन मैंने देखा पुस्तकें पढ़ते हुए, ब्लॉग लिखते हुए जीवन बीत जाएगा, पहुँचेगा कुछ स्कॉलर्स के बीच में, इससे परिवर्तन क्या होगा? हो सकता है मेरे जाने के बाद इस कुछ लोग और पढ़ें, कोई और प्रेरित हों, अच्छी बात है। लेकिन यदि अपने जीवन काल में परिवर्तन देखना चाहता हूँ तो मुझे
और लोगों को भी जगाना होगा, साथ जोड़ना होगा। और शनिवार रविवार अवकाश का दिन इससे बढ़िया अवसर हो नहीं सकता। और तभी 2021 के मार्च में लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान की शुरुआत मैंने जब की थी, उस समय कोविड का समय चल रहा था, मिलना भी संभव नहीं था। सोशल मीडिया से हम लोगों ने शुरू किया, अपील किया लोगों से कि जो लोग चाहते हैं मुझे बताइए। एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया और करीब 16-17 हज़ार रिस्पॉन्सेज आए। उसी प्रकार से हम लोगों ने शुरू उन लोगों के साथ किया जिनको मैं जानता भी नहीं था। तो धीरे धीरे बात करने पर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हम दायित्व लेंगे अपने ज़िलों में प्रारंभ करने का। और करते करते आज 2 लाख से अधिक लोग व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं। बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, 50,000 की भीड़ आ जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई कैसे हो रहा है, लेकिन आमतौर पर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप हाल में देखते होंगे रैलीज होती हैं तो कुर्सियाँ भी खाली रहती हैं। लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रमों में कुर्सियाँ तो बहुत कम पड़ जाती हैं। इतनी भीड़ आती है, जैसे बापू सभागार कैपेसिटी 5,000 थी, 15,000 से अधिक लोग आ गए, क्योंकि मन में भाव है कि बिहार बदले। इस भाव के साथ जब लोग जुड़ते हैं तो संख्या मायने नहीं रखती। तो हर व्यक्ति चाहता है, ये तो हमारी कमी है कि हर व्यक्ति तक हम संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नहीं तो गांधी मैदान तो क्या मतलब, आप समझें कि पूरा बिहार उमड़ पड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं। सर, तमाम चर्चा के बीच में एक बड़ा सवाल आता है सर कि जब पहली बार आपने वर्दी पहनी, ये सोच आपकी थी सर कि पुलिस विभाग में जाना है, आईपीएस बनना है, या घर वालों का ये तरफ से भी कुछ था कि आप आईपीएस बनो? क्योंकि आईएएस आईपीएस 2 ऐसे पद हैं बिहार के लिए ख़ास तौर से जो बहुत गौरवशाली भी लोग फील करते हैं, लगता है गर्व महसूस करते हैं उस पर। देखिए, इसमें कहानी थोड़ी लंबी है जी। इसमें शुरुआत मैं कहूँगा क्लास 7 से हुई थी। 7th में थे उस समय, गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल गए थे और वहाँ पे एक ऐतिहासिक स्थल है पांडव स्थान। तो लोग वहाँ से कुछ कुछ चुरा के ले जा रहे थे, जो भी चीज़ें मिल रही थी। तो मैं बड़ा विचलित था कि इस प्रकार से तो पूरे स्थल को लोग नष्ट कर देंगे। हज़ारों साल पुरानी ईंटें हैं, कोई ईंटें बना लेके घर बना रहा है, कोई सिक्के खोज रहा है, और मुझे लगता था मैं कैसे रोकूं। और तभी अगले दिन मैंने सुना कि वहाँ पर रोक लग गई है, पुलिस आ गई है, प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि कौन व्यक्ति है जिसने रोक दिया, तो क्यों ना मैं भी ऐसा व्यक्ति बनूं कि समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उसको रोक लगा सकूं। तो इसी भाव ने बाल्यकाल में मन में एक भाव को उत्पन्न किया था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो ऐसा बनूंगा। ये तो बचपन की बात थी। 9th में जब आए, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल में हुई, और भोपाल जब गए बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाना शुरू किया। उस समय बड़ा अजीब लगा। उससे पहले बरौनी में थे तो अपने क्लास के टॉपर थे, बच्चे बड़े सम्मान के साथ नाम लेते थे, टीचर भी बड़ा सम्मान करते थे। टीचर तो खैर सम्मान करते होंगे, मैं नया था, लेकिन बच्चे बिहारी बोलने लगे और नाम से कोई बुलाता ही नहीं था। तो बड़ा अटपटा लगा और बिहारी बोलने का भाव इतना ख़राब था। तब लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और बचपन से मैं कुछ नया करना, कुछ बड़ी चुनौती लेना, इसका सदैव भाव मन में रहा है, कुछ बड़ा करना है जीवन में। तो 9th में जब थे तब था कि भाई इन बच्चों जो मेरे साथ हैं, कम से कम इनको बिहारी क्या होता है ये बता दें। तो अच्छे से पढ़े, वहाँ स्कूल के वहाँ भी टॉपर हुए, और जो बच्चे पहले चिढ़ाते थे उनके मन में सम्मान जगह कि बिहारी क्या कर सकता है। लेकिन इस भाव ने मुझे पिंच करना शुरू किया कि बिहारी शब्द गाली कैसे बन गया, जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक कैसे हुआ। और मुझे याद है 10th में जब नोएडा आया था तो उस समय पूरा फोकस था कि 10th में अच्छा करूँगा। तो केंद्रीय विद्यालय नोएडा में जब पढ़ता था तो मैंने अपने सहपाठियों को बताया नहीं कि मैं बिहार से हूँ। वो पिंच कर रहा था मुझे कि भाई फिर यहाँ लोग चिढ़ाएंगे, मैं चिढ़ना नहीं चाहता था। मैंने बताया कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब 11th में गया तो मुझे लगा नहीं, अपने अस्तित्व को ग्रहण करते हुए सामना करना होगा और ऐसा कुछ प्रयास जीवन में करना होगा कि बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बन जाए। आईआईटी की मैंने तैयारी की, इसी नोएडा में, डीपीएस नोएडा में सेंटर पड़ा था, मैंने दिया था 1997 में। वो देकर आए तो पेपर लीक हो गए और पेपर लीक का केंद्र बिहार था। तो एक बड़ा झटका दूसरा लगा। पहला झटका जब बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया, दूसरा झटका जब पेपर लीक हुए। तो 2.5 महीने बड़े गर्मी के महीने में परेशान थे और दोबारा परीक्षा दी। आईआईटी पहुँचे फर्स्ट ईयर में। 1 साल नॉर्मली आईआईटी 5 दिन का वीक होता है, यहाँ पर 6 दिन का वीक होता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि संडे को भी क्लासेस लग गए क्योंकि मेकअप करना था, सेशन लेट शुरू हुआ था। तो पहला साल जो हमारा था बड़ा परेशानी भरा था। मतलब एकेडमिक लोड आईआईटी कानपुर में ऐसे ही ज़्यादा होता है और यहाँ तो और भी बढ़ चुका था। तो बड़ी पीड़ा होती थी और लगता था कहाँ फंस गए, वो बिहार के कारण। एक बिहार का व्यक्ति जो नालंदा का था, उसी नालंदा का जहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, उसने पेपर लीक कराया था। और धीरे धीरे मन में संकल्प जागृत हो रहा था कि कुछ तो करना है। रंजीत डॉन वाला केस है? बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब फर्स्ट ईयर समाप्त हुआ, पिताजी की पोस्टिंग फिर से हो गई बेगूसराय, बरौनी रिफाइनरी। और घर की जाना था मुझे, जाड़े की छुट्टी थी, मुझे याद है। सारी तैयारी हो चुकी थी, टिकट भी कट चुका था। अचानक फ़ोन आया कि अभी घर नहीं आना है।
और तब पता चला कि पकड़ की शादी होती है, इसलिए हाँ, आना नहीं। हाँ, ये पकड़ुआ विवाह वाला बिहार में बहुत चलता है, खासतौर से जो लास्ट स्ट्रॉ टू जिस बेगूसराय के इलाके से आप आते हैं सर, उधर तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग बड़ा प्रचलित था। हमारे एक मास्टर साहब थे जो LIC का एजेंट हुआ करते थे, उनके बेटे की हाल में उसी समय पकड़ की शादी हो गई थी। बहुत लोग थे मेरे जानने वाले जिनके घर में पकड़ की शादी हुई, और मानना पड़ता था। और मेरे पिताजी वही कहते थे, बेटा हम तो बड़े शरीफ हैं, कोई आएगा बंदूक सटाएगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम इससे अच्छा कानपुर में ही रहो, बाहर ही रहो। तो कानपुर में जब रहते थे तो उस समय IIT में या तो मोर थे या बंदर थे, और कुछ भटकते हुए प्राणी थे, या तो बेगूसराय के थे या मोकामा के थे जी। और ऐसे लोग लाइब्रेरी में मिलते थे। और तब घूमते घामते एक दिन बिहार को उपनिषद पढ़ने लगे जी। और वहीं से जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया, बिहार को देखने के दृष्टि में परिवर्तन आया, और मन में एक भाव जगा कि अपने जीवन काल में कुछ बड़ा करना है। और तब जो बाल्यकाल से मन में चल रहा था उसने एक स्थायी रूप लिया। उसके बाद कैंपस इंटरव्यूज़ हुए, नौकरियां लगीं, लेकिन मन कहीं भटका नहीं। मन कहा कि नहीं, अपने लिए विदेश चले जाएंगे तो कमा लेंगे, लेकिन जब लौट के बेगूसराय आएंगे तब क्या और देखेंगे स्थितियाँ में कुछ मेरा योगदान नहीं हुआ, तो मन तो कहेगा तुम जो कर सकते थे तुमने नहीं किया, समाज की स्थिति को देखते हुए तुमने कुछ नहीं किया, तो वास्तव में तुम उसके लायक नहीं थे। और तब उसी भाव के साथ मैंने तैयारी शुरू की थी। ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, अवसर मिला कि भाई कुछ कर सको। तो जब इस भाव के साथ तब से बढ़ रहे थे तो केवल नौकरी तक तो रहने वाले हम थे नहीं। सीधी सी बात, जहाँ भी रहे तो केवल जो दायित्व थे उनको निभाते हुए आसपास के स्कूलों में जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, कॉलेजों में जाकर बात करना, चलता रहता था। साथ में ऐतिहासिक स्थलों पर जाता, इतिहास का अध्ययन करने लगा। 2016 में मुझे याद है 15 में पटना का सीनियर SP था, वहाँ से जब हटा तो वो 1.5 साल की AIG ट्रेनिंग था, समय काफ़ी मिलता था, तो महाभारत 1 साल में पढ़ गया। और उसके बाद लेखनी मेरी और अच्छी हुई, हिंदी अच्छी हुई। फिर लगा सारी चीज़ें पढ़ तो रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी मैं कर रहा था 2013 से, तो ये पूरा ज्ञान यदि मेरे तक ही रहा। और तब मैंने सोशल मीडिया का एक टूल के रूप में लोगों को बताया जाए बिहार की विरासत कैसी रही है, उसका उपयोग करना शुरू किया। 2021 में एक मोड़ आया जब लगा कि नहीं, इसको संगठित रूप तरीके से अध्यायों के रूप में ऐसे लोग जो बिहार को बढ़ाना चाहते हैं जोड़ कर यदि प्रयास करेंगे, मंत्र निकल चुके थे, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इनको बढ़ाकर हम लोग बिहार को बदल सकते हैं। सर 2003 में जब पहली बार जब आप IPS बने, वर्दी आई सर, ट्रेनिंग के बाद जब आप आए होंगे, माँ पिताजी होंगे सर, कोई ऐसा कोई पल या आपके दिल में किसी और व्यक्ति की याद कि यार हम उससे ज़रूर मिलेंगे, मैं इस वर्दी पहन करके ज़रूर मिलूंगा मैं? वर्दी पहनने के बाद? हाँ, वर्दी पहनने, जब आपके पास वर्दी आ गई, जब आप IPS सेलेक्ट हो गए और ट्रेनिंग के बाद जब आप आए होंगे तो घर पर भी गए होंगे, आसपास में भी कई लोग। मैं जब IPS बन गया था उसके बाद मेरे मन में भाव था कि जिन लोगों से किताबें खरीदा करता था उनको जाके बताऊंगा, देखो आज आपकी किताबें पढ़ते हुए मैं आज बन चुका हूँ। तो मैं मिला था सभी से जाकर, वहीं बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में बचपन से जहाँ कॉमिक्स खरीदने, किताबें खरीदने जाया करते थे, उनके मन में बड़ा गर्व हुआ था। तो उनसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी, और अपने टीचर से, जो टीचर्स थे पुराने स्कूल के, उनसे भी मिला था। सर ईमानदारी कई बार बहुत भारी पड़ जाती है सर, वो हमने आपके जीवन में भी देखा है सर, तरह तरह के विवाद हुए, शोभा होकर का विवाद। कभी सर मन में एक विचार आया कि यार ये वर्दी अब काटने लगी है, खा के हटा दूँ? देखिए, वर्दी एक माध्यम है या जो एक दायित्व आपको मिला हुआ समाज में, तो वैसा मैं तो संघर्ष के लिए उत्पन्न हुआ था ऐसा मानता हूँ। बाल्यकाल से ही जैसे बहुत चीज़ें मैंने बताई कि कुछ आसान जीवन चुन सकता था, लेकिन उसको ना चुनते हुए मैंने कुछ कठिन मार्ग चुना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मन से तैयार भी हूँ कि आने वाले समय और भी कठिनाई आएगी तो भी झेलेंगे। तो मन संकल्पित है कि कुछ ना कुछ देना है, देकर जाना है। ये भी मालूम है कि जीवन क्षणिक है, कौन कब तक है ये भी नहीं जानते, लेकिन जो समय मिला है ईश्वर का, उसका उपयोग करना यही ध्येय है। सर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, संगठन जिसको आप लीड कर रहे हैं सर, कभी मन में ये ख्याल आता है कि यार 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं जुड़ पाए या जुड़ पाए या बहुत ज़्यादा बदलाव हम नहीं कर पाए, तो कभी मन में डाउट खुद पर भी आता है सर, या लगता है कि यार अब छोड़ देना चाहिए? देखिए, इसमें यदि मेरे मन में कुछ स्वार्थ होता है कि इससे बहुत कुछ करना है, तो निश्चित रूप से स्वार्थ तो ये जरूर है कि अपने जीवन काल में बिहार बदले। जब लगता है कि शायद वो गति नहीं आ रही तो मन में लगता है क्यों नहीं आ रही, और क्या प्रयास करना। समीक्षा करता हूँ कि मुझे लगता है कि हर गांव के हर जन तक पहुंचना है, नहीं पहुंच पा रहे। कई बार लोग उंगली उठाते हैं कि भाई व्यक्ति में स्वार्थ क्या है, क्या इनको भी पॉलिटिक्स करनी है, इस प्रकार की बातें आती हैं। और पॉलिटिक्स में तो बोल रहा हूँ कि अच्छे लोग आना चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार के भाव मन में सुनता हूँ कि उनको लगता है कि स्वार्थ के कारण मैं सोच रहा हूँ,
तो मन में इस प्रकार की बात जरूर लगती है कि कहीं मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर का जो ध्येय है इतना स्पष्ट है, इसलिए कभी विचलित नहीं होता। जो चीज़ें हो रही मैं जानता हूँ कि एक प्रक्रिया है जिससे मैं चल रहा हूँ, और जो आने वाला समय अच्छा ही होगा। इसलिए अच्छा होगा, मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। आचार्य चाणक्य के मन में स्वार्थ होता तो अखंड भारत का साम्राज्य नहीं बनता। लेकिन अपने सारे सुखों की तिलांजलि देते हुए बढ़ते रहे, अपने जीवन काल में उन्होंने सिद्ध किया। तो मैं भी निश्चित रूप से आपसे आज मिल रहा हूँ, देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग मिलेंगे विकसित बिहार में, जहाँ पलायन रुक चुका होगा, यदि सभी ने साथ दिया। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये सकारात्मक सोच तो बहुत ज़रूरी है सर, लेकिन कुछ लोग आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि चूंकि आप खुद भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आप पीछे से बैक एंड सपोर्ट के तौर पर आप तैयार कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आना होगा तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जी, बहुत आराम से लोग आ सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ बड़े परिवर्तन के लिए कर रहा हूँ, जो केवल पॉलिटिक्स से संभव नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का आना भी कठिन है, तो ऐसे में केवल पॉलिटिक्स से चीज़ें बदल जाएंगी। जब तक गाँव तक जागृति नहीं आएगी, नगर के हर वार्ड तक लोगों तक जागृति नहीं आएगी, तब तक छोटे प्रयासों से बिहार में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। तो मैंने बचपन से ही बताया आपको, बड़े प्रयास करता रहा हूँ, उसके लिए लगा रहा हूँ। आसान रास्ता छोड़कर कठिन मार्गों को मैंने चुना है, तो आज भी वही कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में आना होता तो हम जाते भी कहीं जाकर प्रणाम करते, बोलते भी हम आना चाहते हैं, स्वागत करके ले भी लिए जाते। लेकिन ये मेरा न व्यवहार रहा और न मेरी ऐसी सोच रही है। मन भी संकल्पित है कुछ बड़ा करना है। तो माध्यम स्पष्ट है कि राजनीतिक माध्यम से केवल परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक बड़ा व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो। तो जो मेरी सोच है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। 2003 में सर जब आप IPS बने, अधिकारी बन करके अलग अलग शहरों में गए, सर कभी कोई ऐसा पल आया होगा जब आप अकेले में बैठ करके बहुत उदास हुए हों या रोए हों कि यार ये नहीं करना था मुझे, या इस चीज़ को मैंने मिस कर दी? 2003 के बाद जी, उसके बाद से जो भी जी रहा हूँ ना, तो जो मन में है कि जो भी करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा भाव मेरे मन में उस प्रकार से नहीं आया। लेकिन कुछ पल थे जो बड़े कठिन थे, वो मैं बता सकता हूँ। जैसे एक 2009 में हम लोगों ने रोहतास की पहाड़ी पर चुनाव कराने का प्रयास किया था, और उस समय लगभग हर जगह से था कि भाई क्यों आवश्यकता है, बूथ तो पहाड़ पर है, पहाड़ पर पहले भी बूथ नीचे शिफ्ट होते रहे, आराम से कर लो चुनाव, पहाड़ के ऊपर बूथ बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन 6 गांव थे, 3 बूथ थे, और इन पर वर्षों से मतदान नहीं हुआ। कुछ गांव के तो ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी के बाद कोई वोट दिया ही नहीं था। और मेरे मन में था कि क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ना है, और जब तक यहाँ पर मतदान नहीं होगा, जब तक फोर्सेज यहाँ पर चुनाव नहीं कराएंगे, ये संभव नहीं है। तो हम लोगों ने कैंप लगाई थी BSF की, बड़े संघर्ष के बाद कैंप लगा था, और लग रहा था कि चुनाव हो जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल 2009 को निर्धारित था। 14 अप्रैल की रात्रि BSF की कंपनी पर फायरिंग होनी शुरू हो गई। एक जवान इंजर्ड हुए, और रात भर फायरिंग चलती रही। और सुबह मन में भाव ऐसा था कि पता नहीं वहाँ देखने को क्या मिलेगा, कितनी लाशें मिलेंगी, इस भाव से मैं पहुँचा था। ईश्वर की कृपा थी कि एक ही जवान इंजर्ड थे, उनको हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने रेस्क्यू किया। गोलियाँ बहुत चल चुकी थी, तो कैंप को हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, और तब लगा था कि पहली बार हम लोग चुनाव नहीं करा पाए। लेकिन मन संकल्प था कि चुनाव तो यहीं कराएंगे। तब हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि हमारी फोर्सेज कम मिली थी, हमें फोर्सेज दीजिए, हम यहीं चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग भी वॉज काइंड इनफ, और केवल 3 भवनों के लिए 16 कंपनी फोर्स लगी थी। और 16 कंपनी, तो समझ सकते हैं, 3 भवन, 6 बूथ, 1600 जवान लगे थे, तब जाकर वहाँ पर हम लोग मतदान करा सके। और तब वो जो प्रसन्नता थी, एक तो इतनी कठिन परिस्थिति, आखिरकार कर लिया, लेकिन वहाँ चुनाव हुआ, और आधे से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। 50% से अधिक पोल उस क्षेत्र में हुए जहाँ कभी पहले पोल्स नहीं हुए। और ये एक बड़ा परिवर्तन था उस क्षेत्र में, और इसीलिए उग्रवाद धीरे धीरे मिटता चला गया। लोग संघर्ष करने लगे, लोग उनसे संघर्ष करने लगे, उनका विरोध करने लगे। तो उन लोगों ने कुछ चीज़ों को होते देखा, और एक प्रशासन को भी एक ऐसे संकल्प के साथ देखा कि हर कठिन परिस्थिति में भी हम डिगे नहीं, चलते रहो, चुनाव हमने वहीं कराया। सर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो आपके बच्चों के बारे में मुझे जानकारी मिली। एक बेटा एक बेटी है, याज्ञवल्क्य के नाम रखा सर आप, ये वहीं से विचार आई? बिल्कुल, बौद्धिक और प्रत्यक्षा शायद बेटी का नाम है ना। क्या करते हैं वो दोनों अभी सर? बेटी अभी उसने 12th दिया है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। बेटा अभी 8th में है। मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया है, जो अच्छा करना चाहते हो करो। बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, देखते हैं आगे कैसा रहता है। बेटा अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहता है जीवन। सर इतनी जिम्मेदारी आप पुलिस का रहा, आज भी आप कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं, सैटरडे संडे समाज के लिए दे देते हैं, परिवार के लिए कब समय देते सर? देखिए, प्रयास ये तो बहुत अहम सवाल इसलिए है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख करके पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ लोग आपको जी भी रहे हैं सर।
मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आपके नक्शे कदम पर हैं, और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि फिर परिवार के लिए कहाँ से समय। देखिए, जीवन में समय सीमित है, उसको कैसे आप उपयोग करेंगे ये भी आपके ऊपर है, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। जैसे अब मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ तो निश्चित सी बात है कि सामान्य जीवन से कुछ अलग कर रहा हूँ, तो परिवार को जितना समय कोई सामान्य व्यक्ति देता होगा उससे तो कम ही दे पाता हूँ जी लेकिन उसमें भी मैं प्रयास करता हूँ। आपके स्टूडियो आ रहा था तो बेटी से मैं हालचाल ले रहा था, जी। वाइफ मेरी कहीं और उससे भी पूछ रहा था, तो इन द गिवन टाइम एंड अपॉर्चुनिटी जो अपने दायित्व हैं उसको करने का निश्चित प्रयास करता हूँ। ये कठिन सवाल हमने सर इसलिए आपसे पूछा क्योंकि लोग महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता तो बन गए लेकिन एक अच्छे पिता नहीं बन सके, जैसा उनके फैमिली में हो। इसलिए मैंने आपसे ये कठिन सवाल पूछा। मैंने पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ भी आया तो मेरे पेरेंट्स रहते हैं, उनके प्रति मेरे दायित्व हैं, तो उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। सर, आज के दौर के जो बिहार के युवा हैं खास तौर से, वो आपको प्रेरणा स्वरूप मानते हैं। आप किससे प्रेरणा लेते हैं सर? देखिए, मैं जीवन में अनेक महापुरुष थे, और किसी एक को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि मैं कहूँ तो याज्ञवल्क्य से भी प्रेरणा लेता हूँ, चाणक्य से भी प्रेरणा लेता हूँ, चंद्रगुप्त से भी लेता हूँ, महात्मा बुद्ध से भी लेता हूँ। और ऐसे श्रृंखला चलते चलते यदि हम देखें, सबसे हाल के जो ऐसे महापुरुष रहे वैसे स्वामी विवेकानंद से मैं बड़ा प्रेरित होता हूँ। एक छोटा सा सवाल है सर कि अगर दोबारा से अगर चीज़ों को बदलने का कुछ मौका मिले, आपको दोबारा से जीवन जीने का मौका मिले, दोबारा से आप बचपन से लेकर के जवान, तो कोई एक ऐसी चीज़ या दो चीज़ें जिसको आप बदलना चाहते हो, कोई मिस्टेक्स ऐसा किया हो या कोई कुछ आपको बदलाव करने की ज़रूरत लगे कि यहाँ हमको बदल देना चाहिए? यदि परिस्थिति वैसी ही रहेंगी तो शायद जैसे मैं यहाँ आज कर रहा हूँ वैसा तब भी वैसा ही करता रहूँगा, तो नो रिग्रेट्स। कोई रिग्रेट्स नहीं, या कोई चीज़ को लगता है कि नहीं इसको बदल सकते थे, तो अगर ईश्वर ने आपको वो ताकत दे दी कि लो भैया तुमको ताकत देते हैं, तुम बदल लो, अगला 5 मिनट तुम्हारा है। बदल सकते तो सबसे पहले बिहार को ही बदलते हैं। बिहार को ही बदले तो बिहार बदलने में शक्ति तब भी लगती है, आज भी लग रही है। जी सर, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है, चूँकि हम लोग पकड़ा विवाह की बात कर रहे थे। शादी आपकी भी लव मैरिज थी सर, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। पहले कभी उस लड़की से मिले थे जो आज आपकी पत्नी है? शादी से पहले मिले थे जी। उसको शादी तय हो गई थी, दिल्ली में मिले थे। इनफैक्ट जीवन में एक संघर्ष इसलिए चलता था, जैसे हम मुझे याद है, मतलब 9th में 10th में बच्चे बड़े होते हैं और 10th के बाद 11th 12th में आते हैं। मैं यहीं नोएडा में था, मैंने बताया था, और 11th 12th में दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ने गया था। उस समय वो समय था जब बहुत सारे बच्चे होते हैं गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो एक अलग आकर्षण आपका होता है। लेकिन मैं प्रभावित इसलिए नहीं होता था कि अगर मैं हुआ तो अपने देह से भटक जाऊँगा, IIT जाना है, और यदि थोड़ा भी समय, तो बड़ा मैं कैलकुलेटेड टाइप का व्यक्ति रहा है शुरू से। लक्ष्य सामने दिखना है और लक्ष्य के हिसाब से चलना है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। तो उस रूप में लव मैरिज का भी कोई स्कोप था ही नहीं, मतलब बिल्कुल वैसे सीधी लकीर पर चलने वाले लोग थे। आज भी कुछ ऐसे ही हैं, लक्ष्य दिख रहा है, बिहार बदलना है, तो बहुत चीज़ें हैं, अपने दायित्व कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य फिर भी स्पष्ट है, जाना वहीं है। जो आपकी पत्नी है उनका कोई रिएक्शन ऐसा सर, जब आप पहली बार मिले होंगे तो कुछ उन्होंने कहा आपको, कुछ ऐसा? बहुत निजी सवाल है सर। नॉर्मली जो भी मिलता है तो यही है ना, मैं तो पत्नी से पहले कुछ कहती तो मैंने ही कहा, मैंने कहा देखो आपके मन में IPS की जो छवि होगी मैं वैसा नहीं हूँ, तो पहली बात आप जान लो कि मैं थोड़ा अलग रहूँगा। आपके पास ऑप्शन है, आप आज भी चाहो तो यू कैन ऑलवेज से कि हम नई शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ईमानदार रहूँगा और जीवन में संघर्ष होगा, ये आप जान के चलो। और उसके बाद एक मौका और आया था 2005 में, जब बिहार आया, 4 में हम लोग पहली बार मिले थे जी। तो बिहार में पहला दिन जब मैं फील्ड में था, भागलपुर में गया था, और 5 जनवरी को मैंने, 4 जनवरी की रात को मैंने भागलपुर में योगदान दिया था। 5 जनवरी की शाम को SP मुंगेर वाज किल्ड इन अ लैंडमाइन ब्लास्ट। जब शहीद हुए तो उस समय पूरे रात हम लोग वहीं थे, और अगले दिन 6 तारीख को सुबह, उस समय शादी नहीं हुई, तो मैंने कहा देखो, मैंने तब भी कहा था कि संघर्ष होगा जीवन में। देखो आज तो यहाँ एक IPS ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, और मैं भी नहीं जानता, हो सकता जीवन में कुछ ऐसा आपको भी देखने को मिले, क्योंकि मैं खतरों से डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, और ये मैंने अपनी नियति मान ली है। तो आज भी समय है। तो उन्होंने फिर तब कहा था नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब ठीक होगा, और यदि कुछ आप संघर्ष करोगे, ईमानदार रहोगे, तो मुझे भी आप पे गर्व होगा। तो इसी प्रकार से मिले हम लोग, यात्रा चलती रही है। बेसिकली ये सवाल हमने सर इसलिए पूछा, आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि किसी पुरुष के जीवन में जब बदलाव आता है, वो बड़ा बनता है, तो उसमें उसकी पत्नी, उसकी सहायिका का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए ये सवाल हमने पूछा कि कभी वो शिकायत कुछ कहती होंगी, क्योंकि फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होता है। देखिए, अभी जैसे अब चल रहा है 4 सालों से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान चल रहा है, बीच में संघर्ष भी हुआ जी। संघर्ष के बाद 4 महीने वेटिंग फॉर पोस्टिंग भी थे,
जैसे नॉर्मली किसी आईपीएस अफसर के पास जो सुख सुविधाएं होती होंगी उससे थोड़ी कमी बिल्कुल रहती मैं है। समझता हूँ सर। तो ऐसे में परिवार सबसे ज़्यादा उसको लगता है ना कि भाई जो अगर सामान्य तरीके से चलते तो ये तो बड़े अच्छे पोस्टिंग भी पाते, ऐसा भी रहता है, ऐसा संघर्ष क्यों। तो कुछ क्षण ऐसे जरूर परिवार में आते हैं जो पूछते हैं कि भाई तुम सामान्य तरीके से भी चल सकते थे, लेकिन तब धीरे धीरे समझते हैं कि भाई ध्येय क्या है, और यदि उनका समर्थन नहीं रहता तो कहाँ कर पाते। तो जब कठिन समय भी आया तो भी परिवार ने सदैव समर्थन दिया। मन में जरूर उनकी चिंता होती होगी, लोगों को देखते होंगे भाई अगर सामान्य तरीके से चलते तो शायद जीवन कुछ और सुखमय होता, जी। तनाव कम रहता। लेकिन जिसको तनाव में आनंद आता हो उस व्यक्ति को आप बदल नहीं सकते। तो तनाव भी आता है तो मैं सोचता हूँ कि ये ग्रहण कर रहा हूँ बिहार के लिए, और इसीलिए इसको लिए हुए चलते जाना है। शादी के बाद सर जीवन में कोई बदलाव ऐसा आपने महसूस किया कि तब के विकास वैभव और अब के विकास वैभव में कुछ बदलाव है? देखिए दायित्व तो बढ़ जाते हैं। शादी से पहले आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हो, लेकिन अब साथ में जैसे मैंने कहा पूछ रहे थे ना, तो दायित्व तो आपका बढ़ जाता है। बच्चे हो जाते हैं तो उसको भी 3 ऋण होते हैं आपके, आचार्य ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, है ना। तो आपको सभी ऋणों के साथ आगे बढ़ना होता है। जिसको हम लोग पितृ ऋण कहते हैं, मतलब होता है कि आपको अपने संतति उत्पन्न करनी है। आचार्य ऋण होता है कि आपको संतति को जिन्होंने उनको ज्ञान देना होता है, अपने आचार्यों से प्राप्त किया उसको ट्रांसमिट करना होता है, तो उनको ज्ञानी बनाना। और देव ऋण जो अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त की उसको आप आगे बढ़ाएं। तो ये ऋण आपके ऊपर आ जाते हैं जब परिवार में जाते हैं। तो एक गृहस्थ के 3 ऋण हैं जिनके साथ आप बढ़ते हो, इनको चुकाना है, तभी तो आप आगे जाओगे। सर आईपीएस अफसर को लेकर के एक भाव और आता है सर, सिंघम और फैंटम वाला, कि गया और अपराधी को पकड़ा और दे मारा। कभी सर ऐसा कुछ हुआ, इनकाउंटर कुछ या कुछ वैसा? बहुत हुए हैं। मतलब इस प्रकार का हो ना, जहाँ पे आप जाते हो और कुछ बड़ा करते हो, कोई बड़े नेता होते हैं उनको भी आप पकड़ के लाते हो, जिसके बारे में लोग मानते हैं अरे वहाँ कैसे हाथ लग गए। कोई ऐसा वाकया आप शेयर करेंगे? बहुत हैं। वैसे कहानियाँ सुनोगे तो बहुत सारी हैं जी। मतलब जीवन में आपको लगता है। और इनफैक्ट मुझे याद है बगहा में एक समय था जब रोड पे लोग थे और चल रहा था विकास वैभव जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, और मैं बिल्कुल इस भाव में था भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। समझाने का भी किसको प्रयास, इतने लोग थे, हज़ारों लोग थे, वो कह रहे थे इनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। और तब वो फिल्म का सीन याद आ रहा था ना, गंगा जल, तो दोनों फिल्मों में देखा था, मेरे सामने हो रहा था। तो ऐसे भी कई सीन्स लाइफ में आए जब लोग आपके समर्थन में बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं, और जबकि आपने कुछ नहीं कहा होता मना भी करते हो और उसमें समझाते भी हो कि भाई ट्रांसफ़र तो एक रूटीन प्रोसेस है, क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन जो जुड़ाव है वो बड़ा एक अलग अनुभूति, एक अलग आत्मीय भाव को जागृत करता है। और आज मैं जिन भी स्थानों पर रहा उन स्थानों पर आज भी लोगों से उसी प्रकार से जुड़ा हुआ कनेक्टेड। और अब तो केवल उन्हीं स्थानों पर नहीं, बिहार के हर गांव और कस्बे में लोग जुड़े हुए हैं जो इस अभियान के साथ जुड़कर साथ चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल सर जो आमतौर पर लोग जानना चाह रहे थे, मैं जब अपनी टीम से बात कर रहा था, कि आपकी बेटी हैं, बेटा है, क्या वो चाहते हैं कि वो भी पुलिस सेवा में आए? आपकी क्या इच्छा है? आप चाहते हैं कि मैंने तो बताया, मैंने स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र तो आपने छोड़ दिया, लेकिन आपकी इच्छा है कि वो पुलिस सेवा में आए? जो आपने पुलिस का हालिया रूप जो आपने देखा है, देखिए ये व्यक्ति का, मैं जानबूझकर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत निर्णय है, इसलिए मैं इसमें किसी को न बाध्य। मुझे भी पिताजी ने प्रयास किया तो कुछ और, अगर पिताजी चाहते वैसा होता तो आज विदेशों में रहता जी। लेकिन मैंने निर्णय लिया, मैं पुलिस में संतुष्ट हूँ। तो मैंने यही कहा जो भी आप चुनिए वैसा कुछ चुनिए जिसमें आपको संतुष्टि मिले और मन में भाव लगे कि आई हैव नो रिग्रेट्स। तो इसमें मेरी तरफ से पूरी स्वतंत्रता है। सर बिहार की बेटियों को लिए कोई खास संदेश सर, खास तौर से बेटियों के लिए सर? देखिए बिहार, जैसे मैंने पहले भी कहा, गार्गी की भूमि है जी, मैत्रेयी की भूमि है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना होगा। तो पूरे राष्ट्र में ही नहीं, विश्व में महिलाओं का नेतृत्व का दायित्व अपने आप आपको विरासत से मिला है। इसलिए अपने आप को कभी कम मत आंकना और प्रयास कीजिए। आप इस रूप में यदि आप अपनी भूमिका को समझेंगे कि पूरे भारत की नारी को दिशा आपको देनी है, तो निश्चित आप बड़े प्रयास करोगे। तो आज भले हम पीछे हों, लेकिन आने वाले समय हमारा होगा, इसको सोचते हुए अग्रणी योगदान देना है। अच्छी बात यह है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं अनेक सर्विसेज में जहां पहले नहीं थी आज योगदान दे रही हैं, लेकिन बहुत कम कहूँगा। जो 2047 के भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें जेंडर शुड नॉट बी एनी रीज़न फॉर वाई समवन शुड नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट फुल्ली। सर कोई किताब उनको बताएंगे, बच्चों को, आज के जो युवा बच्चे हैं, जिसको पढ़ कर के वो इंस्पायर्ड हो सकते हैं? देखिए मैं तो सबसे ज़्यादा महाभारत पढ़ के इंस्पायर हूँ। गीता उसका एक भाग है, तो मुझे मूल ग्रंथों में बड़ा आनंद आता है। तो आपको भी जब भी अवसर मिले तो मूल ग्रंथ पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, उससे कुछ ना कुछ आपको निश्चित मिलेगा। और वैसे यदि आप मुझसे पूछेंगे सबसे यदि ज़्यादा इंस्पायरिंग कुछ है तो चाणक्य नीति है जो किताबों में मिलती है,
या भर्तृहरि के नीति शतक, जो 3 शतक उन्होंने लिखे उसमें जो नीति शतक है जी त्रिशतकम में, तो वो नीति शतक में भी आप जो पढ़ेंगे एक एक श्लोक में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 3 प्रकार के लोग होते हैं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। ये भी भर्तृहरि जी की ही रचना है। तो इस प्रकार के अनेक ऐसे नीति सूक्त आपको प्रेरित कर सकेंगे जब आपका कठिन समय चल रहा होगा। इसको निश्चित पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सर, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, बहुत कम समय आपका लूँगा सर, आप बिहार के बहुत तेज़ तर्रार और काबिल अफसर में आप गिने जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पटना में भाषण दे रहे थे, बम विस्फोट होता है और पूरी जांच आप करते हैं, और ठीक उसी तरह के एक जांच आप महाबोधि ब्लास्ट में भी करते हैं। चूँकि मैं खुद जहानाबाद से आता हूं, तो और दोनों शहर के बीच में संयोग की बात है कि जहानाबाद शहर आता है, तो मैं उन दोनों केस को भी देख रहा था। सर किस तरह से आपने पूरी जांच की और कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंडियन मुजाहिदीन जैसे लोग जो हैं इतना एक्टिव हैं यहाँ? देखिए, इंडियन मुजाहिदीन का केस थोड़ा अलग था। एक इंडियन मुजाहिदीन कॉन्स्पिरेसी मैंने इन्वेस्टिगेट की थी। उसका उद्देश्य था कि आईएम के उसके ऊपर पहले जो भी केसेस इन्वेस्टिगेट हुए थे वो अलग अलग ब्लास्ट के थे। दिल्ली ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, सूरत ब्लास्ट, सब में ट्रायल्स चल रहे थे। लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग, उसका रिक्रूटमेंट, कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसके इंटरनेशनल लिंकेजेस, इस पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, बिट्स एंड पीसेज में थी। तो ये केस एनआईए ने तब रजिस्टर किया था, जिसका आईओ मैं था। उसमें काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला। केस में कन्विक्शंस भी हुए हैं। एक पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इंटरनेशनल लिंकेजेस को भी हम लोग ध्वस्त कर पाने में सफल हुए। जो दूसरी 2 केसेस की आपने बात की, उसमें सिमी के कुछ ऑपरेटिव्स थे जी, जो रांची में मुख्य रूप से बेस्ड थे और उनके लिंकेजेस हर जगह थे। उनके द्वारा ही दोनों ब्लास्ट किए गए थे। तो ब्लास्ट बड़ा कठिन था, उसका इन्वेस्टिगेशन। बोधगया ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन अब तो सजा भी हो चुकी है दोनों केसेस में। तो उस समय कुछ सीसीटीवी फुटेजेस थी जिसमें एक व्यक्ति उल्टा घूम रहा था मंदिर के परिसर के, जिससे कि पता चल रहा था कि किसी ने कुछ गड़बड़ किया है। और चूँकि साधु के वेश में था तो उसने अपने कपड़े को भी बाहर फेंका हुआ था। जब वहाँ से बाहर निकल रहा होगा तो उससे डीएनए सैंपल मिला था। और जब हमारा शक तब गहराया था जब यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा कि भाई इसमें ये लोग बोधगया का ब्लास्ट अमुक व्यक्ति करना चाह रहा था या कर सकता है। और तब अमुक व्यक्ति की जब पहचान इस रूप में हुई कि हैदर अली हो सकता है, और उसके पिताजी का जो डीएनए लिया गया तो मैच कर गया, तो बड़ा फर्म उसमें एक कन्विक्शन का वही बड़ा आधार निकल चुका था। तो इन्वेस्टिगेशन में मुख्य होता है कि जो इंसिडेंट हुआ उससे एक्यूज को लिंक करना, तभी कोर्ट उसको मानती है। तो इसमें बड़ी अच्छी सफलता हम लोगों को साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद मिली। सर, पुलिस प्रशासन का इतना बड़ा दायित्व आप पर रहा सर, लंबा करियर भी रहा। 2003 के बाद आज करीब 22 साल आपने उस सेवा को दिया सर। कभी कोई दबाव आया किसी काम को लेकर के, और उस दबाव को आपने या तो झेला या फिर मान गए सर? लेकिन निश्चित सी बात है, आप जब भी सर्विस में हो तो लोग दबाव देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे गर्व है कि कभी भी मैंने वही किया जो सही था, जो सही नहीं था मैंने वो नहीं किया। आई हैव ऑलवेज बीन फर्म बट वेरी पोलाइट। मतलब यदि मैंने कोई निर्णय लिया है और सख्ती के साथ लिया है, कभी डिगा नहीं हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को उस प्रकार से अपशब्द नहीं कहे। मैंने कहा कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, और सदैव कानून को ही अपना हथियार बनाते हुए उसका पूरा उपयोग किया है। सर, आज के जो युवा हैं सर, जो नए आईपीएस हैं, उनके लिए कोई थीम लाइन कुछ आप देना युवाओं चाहेंगे? के लिए मैं बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो स्पष्ट हो जाओ क्यों करना चाहते हो। यदि समाज की सेवा करनी है, समाज में कुछ बड़ा परिवर्तन लाना है, निश्चित प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ आइए, आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन यदि आप धनोपार्जन के लिए या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकारी सेवा में आना चाहते हो तो आपका भ्रम भी टूटेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब कहीं ना कहीं आप उस स्थिति में होगी, आप पकड़ के जेल जा रहे होगे, और जो लोग आपको कभी प्रसन्नता के साथ स्वागत करते रहे होंगे वो भी आपको धिक्कारेंगे। तो जीवन में क्या रिजल्ट चाहिए, इस पर बड़े स्पष्टता के साथ निर्णय ले लो। यदि संतुष्टि चाहिए, एक मन में गौरव का भाव चाहिए कि मैंने सही किया, तो सरकारी नौकरी से अच्छा कुछ विकल्प नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी में आकर भ्रष्टाचार में अपलिप्त होने का यदि ध्येय रखते हैं तो आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, करप्शन को पकड़ना बहुत कठिन नहीं रहेगा।
हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा बड़े सीनियर ऑफिसर्स भी पकड़े जा रहे हैं। तो ये श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। विल बिकम मोर ट्रांसपेरेंट और चीज़ें बदलेंगी। तो अभी आज आप करियर बनाने का सोच रहे हो तो मैं तो कहूँगा ट्राई टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपको पैसे कमाने हैं, स्टार्टअप्स के बारे में सोचिए, कुछ बड़े उद्योग के बारे में सोचिए, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सोचिए, अगर पैसे कमाने हैं। और यदि सेवा करनी है तो सरकारी नौकरी से अच्छी कुछ नहीं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वक्त निकालना और वक्त हम वापस नहीं ला सकते सर, लेकिन आपने दिया उसके लिए शुक्रिया दिल से। ये है विकास वैभव जो आज हमारे साथ मौजूद थे इस खास कार्यक्रम में। विकास वैभव, इन्होंने अपने जीवन में बिहार के विकास को लेकर के जो विचार बनाए हैं उस पर ये लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि विकास वैभव सर को सकारात्मक उनकी सोच की वजह से उन्हें जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी और आज कल या परसों कभी भी वो दौर आएगा जब बिहार को इन पर गौरव होगा, इनकी सोच पर गौरव होगा और बिहार को उसका पुराना गौरव ये वापस करवा सकेंगे। आप देखते रहिए ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शंस में जा कर के आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सर वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।